सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज तहरीक बकाए उर्दू के फ़ेसबुक पेज पे गालबन पहली बार आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें इंसानी शक्ल सूरत अता फरमाई और फिर अशरफुल मखलूक़ात में हमारा शुमार फरमाया और हमें अक्ल व शऊर से नवाजा ताकि हम अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकें, अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। ये उसी ज़ात वाहिद के हाथ में था, वो चाहता तो हमें कुछ भी बना देता। बहरहाल मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं तहरीक बकाए उर्दू का तहे दिल से मशकूर हूँ। सरपरस्त आला, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी और दीगर जितने भी अरकान हैं, अरकान अंजुमन, उन सब का मैं मशकूर मोमिन हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके रूबरू हो सकूं। मैं अपने हालात, अपने एहसास, अपने जज्बात का आपके सामने इजहार कर सकूं। मैं यहाँ से एक बात अर्ज करता चलूं कि ये एक प्लेटफार्म है जिस पे हम उर्दू अदब के लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को सुन सकते हैं और अपने हालात एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तहरीक बकाए उर्दू को। तो एक शेर से शुरुआत करते हैं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, क्या है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये शेर मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन हाजरात के लिए बिल्कुल है। मकानबल तौर पर उन हाजरात के लिए शेर है जो आज भी इस फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और बाखूबी दे रहे हैं। इरफान आरिफ साहब अभी हमारे साथ राब्ते में हैं, ऑनलाइन आ गए। वालेकुम सलाम इरफान साहब। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब पेज पे आ चुके हैं। वानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ उस पेज पे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे और सामीन जहाँ जुड़े रहें तो हम छोटे छोटे दो चार मुद्दों पे बात करेंगे। पहली बात ये मैं कहूँ कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, ये मेरे लिए दुश्वार कुन मरहला है। उसकी वजह क्या है कि उर्दू अदब या उर्दू ज़बान जब हम कहते हैं तो ये दो लफ्ज़ अपने आप में बहुत वसी मानी रखते हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तहज़ीबी विरसे का नाम है, ये एक तहरीक का नाम है, ये एक हमारी पूरी सकाफ़त का नाम है। तो फिर इसी तरह से जब हम अदब पे आते हैं तो अदब को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम उर्दू अदब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक नज़म जिसको शायरी कह लो और दूसरा
नसर। अब नसर के आगे फर्दर बहुत से हिस्से हैं, बहुत सी असनाफ हैं जिनमें हम लोग तकसीम करके तो फिर उनका मताला करते हैं और एक एक तक रसाई हासिल करके उसको तमाम चीज़ें पढ़। इसी तरह से शायरी की बात करें तो फिर शायरी की बहुत सारी असनाफ हैं। तो उनमें से अगर हम किसी एक सिनफ पे भी बात करें, और एक सिनफ पे भी नहीं, मेरा तो मानना ये है कि एक सिनफ के एक पहलू पे बात करें तो तब भी हमें घंटे चाहिए, घंटों में जाकर कहीं बात पूरी हो सकती है। मैं अगर सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि शेर क्या है, शेर की तारीफ क्या है, या शेर किसे कहना चाहिए, सही मानों में शेर क्या है। वैसे तो ये मेरे जो मैं शेर कह रहा हूँ इससे मुराद वो शेर नहीं है नज़म गज़ल, ये नहीं, वो जो दो मिसरों का शेर होता है। तो हम जब उस पर बात करेंगे तो हमें बहुत टाइम चाहिए कि हम अच्छे से उस पर बात कर सकें कि शेर के बुनियादी असूल क्या हैं, कवायद क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, और शेर वजूद में कैसे आता है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन कौन से हम एक शायर को किन किन पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं शेर वजूद में आता है। इंशाल्लाह मैं इस पर कभी फिर बात करूँगा, लेकिन आज आपके सामने एक हल्की फुल्की सी गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि अगर किसी एक पहलू पे बात करें तो फिर जम के करनी चाहिए। बहरहाल बात शुरू करने से पहले मैं अपना तारफ़ आप सब हाजरात के सामने रख देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि एम ए अंजम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम अंजम साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं अपना मुख्तसर सा तारीफ़ आपके सामने रख दूं, क्योंकि बहुत सारे हाज़रात अब हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे जो शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे और जब मुझे नहीं जानते होंगे। तो उससे ये होता है, एक तो हमारा एक दूसरे के साथ तारफ़ मुकम्मल हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि शायद उससे कोई दूसरा। वन साहब बहुत शुक्रिया, आफ्ताब मीर साहब बहुत शुक्रिया। ये आफ्ताब मीर साहब मेरे शागिर्द हैं और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उर्दू नज़म पर भी रोशनी डालिए सर, ज़रूर इंशाल्लाह ऐसे उर्दू नज़म पर भी बात होगी। बहरहाल आज अगर मैं आपके सामने जो बात करूँगा वो असर हाज़िर में उर्दू ज़बान के मसाइल पर थोड़ी बहुत बात करूँगा, क्योंकि यहाँ उर्दू इस पेज पे उर्दू के शम्सो कमर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत बड़ा काम किया है, और आइंदा भी हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह खुद से कोशिश करेंगे। जुल्फ़ार नकवी साहब वालेकुम सलाम, हमारे साथ जुल्फ़ार नकवी साहब जुड़ चुके हैं। नकवी साहब आपको खुश आमदीद हम कहते हैं और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हज़रात मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं अपना तारफ़ आपको बता दूं। उसका ये होता है कि कभी कभार आपकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू या एक वाक़ा किसी शख्स को अच्छा लग जाता है और शायद उसको उससे कुछ रोशनी मिल जाए, और इसमें भी कोई मेरी तारीफ़ नहीं है। आफ्ताब मीर साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं ऐसी सरज़मीन से हूँ जिसको अल्लाह पाक ने हर तरह से बहुत कुछ नवाजा है। जब हम अदब की कहने का मतलब ये था कि मेरा तल्लुक़ सरज़मीन पुंछ से है, उस सरज़मीन से जिसने चिराग हसन हसरत, ठाकर पुंछी, दीनानाथ रफ़ीक, कृष्ण चंद्र और ना जाने कितने ऐसे कलमकारों, हुनरमंदों, दानश्वरों, अदीबों और फनकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर वो जो है उनकी शोहरत जो है
वो ज़मान व मकान के हदूद को पार कर चुकी है। मुश्ताक साहब, नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बात मैं कर रहा था कि मेरा तलक पुंछ से है, और पुंछ ऐसी अदबी सरजमीन है जिसने ऐसे कलमकार पैदा किए हैं जिनका जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, और उर्दू अदब में उनका क्या मकाम है मुझे लगता है कि हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है। तो हम आज क्या असर हाजिर की बात करें तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे हाजरात हैं, शोरा हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अदब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि खूने जिगर से अदब को सींच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो आज के असर हाजिर में जो नाम चीदा चीदा नाम है ज़िला पुंछ से, केडी मैनी, जावेद राई, डॉक्टर रफ़ीक अंजम, एमएन कुरैशी साहब, मास्टर बेताब, शमसुद्दीन बेताब साहब, अपने डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब, इरफान आरिफ साहब, अपने खालिद करार साहब, और इनके साथ साथ नई नस्ल का एक जमगट्ठा है जो उर्दू अदब की तरफ राग़िब है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा निशान है और एक अच्छी पहल है। तो मेरा तल्लुक़ ऐसी सरज़मीन से है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अदब की थोड़ी बहुत जो पहचान है, या अदब के साथ थोड़ी बहुत जो मोहब्बत है, वो मुझे विरसे में मिली है। हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पुंछ की तहसील सोनकोट गांव गूंथल से हूँ, जो सोनकोट से लगभग कोई 8-9 किलोमीटर दूर पमरोड के पड़ोस पे है। मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने महल्ले के प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिनारवाले से हुई। मैं पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिनारवाला से पढ़ा। उसके बाद मेरा दाखिला गुजर बकवाल हॉस्टल पुंछ में हो गया और मैं तालीम के सिलसिले में पुंछ चला गया। और पुंछ में जो मेरी तालीम हुई वो 6ठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल पुंछ से हुई। और उसके बाद मैं गांव का बच्चा और ये शहर की आब हवा मुझे कुछ रास नहीं आई। हालांकि आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं बहुत बार इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ और आज भी करता हूँ कि बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, ये मेरे गांव का एक स्कूल है। और इसके में एक दिलचस्प वाक़ा ये भी बता दूं कि मेरे स्कूल के जो उस वक्त उस्ताद थे उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी, और 5वीं जमात तक मुश्ताक वानी साहब, बेशक आप बिल्कुल बुझा फरमा रहे हैं कि पीर पंजाल बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इरफान आरिफ साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा तो मेरे जो उस्ताद थे जिनने मुझे बुनियादी तालीम दी तो उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी। तो उर्दू में मेरी तालीम हुई। और मैं आप साफ बता दूँ, लोग तो अपनी चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं बताते, मैं साफ बता दूँ कि 5वीं जमात तक मुझे ABC नहीं आती थी। और 5वीं जमात में मेरे बड़े भाई साहब ने, जिनको मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं अगर अल्लाह पाक के फजल करम से अपने माँ बाप की नेक दुआओं की बदौलत अगर इस मुकाम पे हूँ तो अपने बड़े भाई साहब की वजह से हूँ। तो उन्होंने मुझे घर में एक कागज़ पे ABC लिख के दी और कहा कि इसको याद करिए। और 6 में जब, और मैंने 5th में वो घर में याद की, स्कूल में मुझे पता नहीं था। और उसके बाद जब मैं सिटी मिडिल पुंछ से मेरा दाखिला हो गया तो वहाँ पे मैंने जाके ABC सीख ली। और वहाँ से हमने वो सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, दिस इज़ माई बेल्ट वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम का सिलसिला शुरू रहा और 6 तक 9th तक मैं जो गुजर बकवाल हॉस्टल पुंछ में रहा और वहाँ मेरे अच्छे मार्क्स आते रहे, बहुत अच्छे
अपनी जमात में मैं पहले नंबर पर रहा। लेकिन ये गांव का लड़का था, मैं गांव का बच्चा, और मुझे शहर की हवा रात, तो मैं वापस आ गया ज़िद करके घर में। तो मुख्तसर ये कि मेरी जो 9th से 12th तक, 9वीं जमात से 12वीं जमात तक जो मेरी तालीम हुई वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में हुई। और ये जो दौर था, इस दौर को मैं अपने ज़िंदगी का स्याह दौर कहता हूँ कि इस दौर में मुझे तालीम से कोई रगबत नहीं थी, मुझे पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर मेरा एक ही काम होता था, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट खेलना। ये मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कोई आदमी सुन के इससे थोड़ी उसका हौसला अफजाई हो जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको माशाल्लाह सब कुछ आता है। इरफान साहब लिखते हैं कि मुझे अब हमें अभी भी नहीं आती। ऐसा ऐसा नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आती थी 6 तक। बहरहाल, तो खुदा खुदा करके किसी तरीके से मैंने 12वीं जमात में जब इसमें 10th पास करने के बाद 11th में मैंने 11वीं जमात में दाखिला लिया, तो मैंने साइंस स्ट्रीम रख ली, मैंने साइंस के सब्जेक्ट रख लिए। और लेकिन पढ़ना शढ़ना बिल्कुल नहीं था। उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ 11th में, तो मेरे 2 सब्जेक्ट फेल हो गए। साइंस रखा था, पढ़ा नहीं था, 2 सब्जेक्ट फेल हो गए थे। तो बुरी तरह से कुछ महसूस हुआ कि नहीं, पढ़ना भी चाहिए। बहरहाल सेकंड टाइम में एग्ज़ाम दिया, पास हो गए और कॉलेज चले गए। तो कॉलेज जाके तो पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बगैर चारा नहीं। और अगर पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम कॉलेज में हम पास नहीं होंगे। तो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से 2005 में बीए की डिग्री हासिल की और अच्छे नंबरों के साथ हासिल की। और वो 3 साल मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम को दिए। और मैं तो ये कह दूं कि जितना मैंने पीछे 2 साल लटर मस्तियाँ मारी थी, जो पीछे गवाए थे, और उनका भी वहाँ मैंने पूरा करने की कोशिश की और अच्छे दोस्तों का साथ मिल गया। तो इस तरह से फिर जब हम वहाँ से फारुक हुए तो फिर अब मेरे सामने ये मामला था कि आगे तालीम कहाँ हासिल की जाए, कहाँ एडमिशन ली जाए, और किस मजमून में ली जाए, और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इरफान साहब का एक सवाल है कि दीगर मज़ामीन के बावजूद आपने उर्दू एमए में पीएचडी क्यों की? सर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट्स के पास। एक तो कहते हैं कि ये कि भाई मजबूरी थी, किसी और सब्जेक्ट में आपको एडमिशन नहीं मिली। तो एक होता है कि आपका दिलचस्पी और आपका लगाव इस बात। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब पीजी में एडमिशन लेने गया तो मैं शुरू में मैं ज्योग्राफी में जाना चाहता था, मैं उर्दू में नहीं आना चाहता था। लेकिन जब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आया और मेरे कुछ दोस्तों ने कहा और कि भाई देखिए उर्दू में आ जाइए और आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, तो मैंने उनके कहने पे एडमिशन ले ली। लेकिन एक बात यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ कि उर्दू से जो लगाव था ये मुझे मेरे पुंछ की देन थी। मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पुंछ के लोग आज भी, जो अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, वो भी 5-7 अल्लामा इकबाल के शेर उनको आते होंगे, 10-15 गालिब के शेर आते होंगे, 10-20 उनको फयाज के शेर आते होंगे, 50 तक उनको मीर का शेर आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कुदरती तौर पर एक घर का एक माहौल ऐसा था कि उर्दू के साथ हमारा एक लगाव था, उर्दू के साथ जोड़ था, तो उर्दू में हमने एडमिशन ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम था कि जब हम एमए उर्दू कर रहे थे तो दौरान पीजी, अभी मैं तीसरे सेमेस्टर में था, तो मेरा नेट हो गया। तो नेट होने के बाद एक इंसान की वक़्त बढ़ जाती है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हालांकि अब मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में जाके पता चला कि ये नेट क्या है, उससे पहले कोई पता नहीं था नेट क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये ऊपर वाले का करम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में नेट क्वालिफाई हो गया। उसके बाद हम 2007 में मेरी पीजी हो गई और साथ में ही मेरा नेट भी हो गया। और 7 से लेकर 10 तक मैंने एमफिल में एडमिशन ले ली जम्मू यूनिवर्सिटी में ही। तो उसमें मैं डॉक्टर रफ़ीक अंजम का एक शेरी मजमूआ जो था, काश का तनकीदी जायज़ा, वो मेरा एमफिल का मौजू था, उस पर काम किया डॉक्टर रफ़ीक अंजम को, और अपने उस इलाके के शोरा को पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो उससे आगे जब निकले तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ली, दाखिला मिल गया।
तो डॉक्टर रियाज सर की निगरानी में मैंने आप किन शख्सियात से मुतासर हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं अपनी बात को यहाँ पीएचडी के रोकते हुए इनके सवाल का जवाब दे दूँ कि जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है कि मैं किन शख्सियात से मुतासर हूँ, तो मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि मैं कुदरतुल्लाह शवाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मैं कुदरतुल्लाह शवाब की जो सोने उम्री उनकी जो किताब है शवाबनामा, उनको उर्दू की बेहतरीन किताबों में से एक किताब मानता हूँ। उसके बाद अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। और क्यों हूँ, उसकी एक वजह है। अल्लामा इकबाल की जो अप्रोच है ना, जितनी मुस्बत अल्लामा इकबाल की अप्रोच है मैंने कहीं और देखी। अल्लामा इकबाल मुफक्कर तो हैं ही है, फ़लसफ़ी तो हैं ही है, वो अलग बात है, लेकिन हर जगह उनके यहाँ एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, नाउमीदी नहीं है। उनकी शायरी में एक जज्बा है, और मतलब ऐसा जज्बा है कि जब इंसान पढ़े तो इंसान के रगों का जो खून है ना, वो समुंदर की लहरों की तरह उबल पड़ता है और इंसान कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं अल्लामा इकबाल की शख्सियत से बहुत मुतासर हूँ। और अब असर हाज़र में अगर की बात की जाए, मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर रियाज साहब, उनकी शख्सियत से मुतासर हूँ ही हूँ। उनका बड़ा मेरे पे असर रहा है। लेकिन उर्दू अदब में जो अभी लोग जो ज़िंदा हैं, उनमें प्रोफेसर क़ुद्दूस जावेद का एक बड़ा नाम है और उनसे बहुत मुतासर हूँ मैं। इरफान आरिफ साहब पूछ रहे हैं कि उर्दू माजी हम पढ़ रहे हैं, हाल में जी रहे हैं, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू मुस्तक़बिल के बारे में भी कुछ बताएं। सर, आपने मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। मैं शुरू में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। असर हाज़र में सर, मैं यहाँ पे एक अर्ज़ कर दूँ कि उसके बाद मैं अपना मुख्तसर तारफ़ ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि मैंने 2013 में मुझे पीएचडी अवार्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2013 में ही मुझे अल्लाह पाक के फजल व करम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल आर्जी बेस पे पढ़ाने का मौका मिला। और 2000 इरफान साहब, हाँ, आपकी बहुत अच्छी बात की है, मैं इस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। तो ये रहा क्या कि 2013 से लेकर 17 तक मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और ये 3-4 साल जो थे मेरी ज़िंदगी के बहुत सुनहरे दौर थे। मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा और वहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब 2017 से अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं थ्रू पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और एक टीचर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो इरफान साहब, आपने एक सवाल मुझसे किया था, आपने एक बात पूछी थी कि असर हाज़िर में उर्दू के मसाइल क्या हैं, और या वो कौन सी तदबीरें हैं और कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे हम इन मसाइल को दूर कर सकते हैं या उनकी निशानदेही कर सकते हैं। अब देखिए, हम दूर करने की बात तो नहीं कह सकते, हम कोई अपने आप में पूरे मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है या मुकम्मल वो नहीं है कि हम कहेंगे कि रातों रात ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बहरहाल बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो मेरी नज़र में हैं। तो मैं पहला चंद मोटी मोटी बातें हैं, चंद मोटे मोटी चीज़ें आपके सामने रख दूं। पहली बात यह है कि आज की हमारी जो तनकीद नहीं रही है। आप पूछेंगे भाई क्या है तनकीद नहीं रही है। तो जहाँ तक मेरी सोच है या जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज तनकीद बराए असलाह ना रहकर तनकीद बराए तारीफ़ हो गई है। आज हमारा अलमिया ये है कि हम किसी दोस्त के फ़न पारे पे, किसी दोस्त की तख्लीक़ात पे, किसी दोस्त की किताब पे अपने तनकीदी ख़यालात का इजहार नहीं कर दिया और वो किसी पेपर में शाया कर दिया। और मकसद क्या होता है? मसनूई शोहरत।
तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे उर्दू अदब को बहुत नुकसान हो रहा है। शायद मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को हाज़िम ना हो और शायद बुरी भी लगे। मैं माज़रत चाहूँगा अगर किसी को बुरी लगे, क्योंकि ये मेरी ज़ाती बात है। ये गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है, एक तो बात यह है कि हमारे तनकीद का मयार गिर गया है, और दूसरी बात यह है कि तनकीद का मयार गिरेगा भी है। कैसे गिरेगा भी, कैसे नहीं। अब हमारे पास वो आलिम नहीं रहे कि जो अदब को समझ सके, अदब को परख सकें, या हमारे अदब की जो लवाजमात की रोशनी में किसी चीज़ को देख सकें। ये चीज़ें, इन चीज़ों की हमारे पास कमी आ रही है। लेकिन यहाँ वो नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने मायूस कुन हो जाना है। हमारे पास एक अच्छा स्टाफ भी है, और आप पूछेंगे वो कौन सा है, तो मैं कहूँगा हमारे पास बड़े अच्छे अफसाना निगार पैदा हो रहे हैं। जैसे कि अब कश्मीर में नूर शाह का नाम है, जम्मू में आप हमारे में मुश्ताक वानी साहब हैं, और ये अब मेरे जहन से एक नाम निकल गया है, जिनका वो अफसाना है, अफसानी मजमूआ है आज़ादी, और उनका अफसाना आज़ादी मैंने पढ़ा है। कलाम नबी शाहिद साहब हैं, ऐसा अदब तख्लीक कर रहे हैं। अरे पढ़िए भाई, क्या लगता है, अफसाने में जान डाल दी है। और उनके साथ हज़ारों नाम हैं हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में। मैं सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर में हज़ारों नाम ऐसे हैं जो शानदार कहानियाँ लिख रहे हैं, जो शानदार शायरी कर रहे हैं। लियाकत जाफरी साहब का कलाम पढ़िए आप, इरफान आरफ साहब का कलाम पढ़िए आप। बड़ी पुख्तगी है, बड़ी संजीदगी है, और पाकीज़ा ख्यालात है। और पाकीज़ा सिर्फ ख्यालात और जज्बात और एहसास भी नहीं है, फ़न की कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें तनकीद का मयार बदलना होगा। ये मैं आपको आज कहता हूँ कि हमें तनकीद का मयार बदलना होगा। हम लोगों को अदब बराए, तनकीद बराए इसलाह करनी होगी। और दूसरी वजह यह है, हमारे अस्ताज़ा इकराम। अब हमारे अस्ताज़ा इकराम से मेरी मुराद वो उस्ताद नहीं है कि जिनने हमें पढ़ाया और हम इस मुकाम पे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनसे हमारे उर्दू अदब के अस्ताज़ा इकराम, उर्दू अदब के अस्ताज़ा इकराम से मेरी मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को आला पाया का फनकार, अदीब, नाकद या कुछ और बड़ा समझते हैं। मतलब वो लोग भी इसके हमारे आज के असर हाज़िर में उर्दू के जवाब तो नहीं कह सकता हूँ, उर्दू के लिए एक वो मसला है। और वो मसला क्या है, हमारे यहाँ ग्रुपिज़म भी है, और ये तो हर जगह रहता है। ये नहीं होना चाहिए। ज़बान की तरोइज तरक्की के लिए, ये ज़बान के फ़रोग के लिए, ज़बान के असलाह के लिए ये नहीं होना चाहिए। एक प्लेटफार्म पे आके ज़बान के लिए खड़ा होना चाहिए। बहरहाल ये जो ग्रुपिज़म है ये ख़तरनाक है। और उसके बाद क्या है, जो हमारे बड़े असातिज़ा इकराम हैं, जिनको हम आला पाया का फ़नकार, अदीब या नाकद कह सकते हैं, वो छोटे लोगों से बात नहीं करते, छोटे लोगों की असलाह नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो कहते हैं हम खुद में मुकम्मल हैं। ऐसा समझ लीजिए हायर एजुकेशन में तैनात उर्दू प्रोफेसर उर्दू की देन के हवाले से अदब बराए ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। आफ्ताब मीर साहब फरमा रहे हैं कि अदब बराए ज़िंदगी का होना, हाँ लाजमी है अदब बराए ज़िंदगी का होना, क्योंकि अगर अदब बराए ज़िंदगी नहीं होगी तो अदब नहीं रहेगा। बहरहाल तो हमारे जो असातिज़ा हैं, ये इनके अंदर एक तरह की अना आ चुकी है। और वो अना क्या है कि ये कहते हैं कि मीर की तरह मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अभी मान लेते हैं ठीक है, मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ, लेकिन ये असलाह करनी चाहिए, दूसरे लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और उन लोगों की नई नस्ल की रहनुमाई नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जैसे आप सब हजरात जानते हैं कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान में
संस्कृत ज़बान की तोती बोलती थी और पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान का गलबा था। लेकिन आज संस्कृत जो है वो सिकुड़ के रह चुकी है और ये समझ लिए कि ना होने के बराबर है। अब उसकी वजह क्या है वो भी आप सारे जानते हैं कि ये पंडित जो थे इसकी ज़बान की इसके जवाल का शिकार बने और उन ज़बान को पाक करना चाहा और जो ही वो पाकी पाकी में उस ज़बान को ख़त्म कर गए। क्योंकि ज़बानें वही फैलती हैं, वही बढ़ती हैं, वही आगे जाती है जो आवाम से जुड़ी रहें, जो आवाम में ज़्यादातर बोली समझी लिखी और पढ़ी जाएँ, तो वही ज़बानें ज़्यादा फूलती फलती और फैलती हैं। तो इसमें अगर कोई डॉक्टर मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी बात बताई मुझे कि इससे पूरा इत्फाक है, आप तनकीद को तनकीद के असूलों के मुताबिक बरतना जाता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात के साथ इत्फाक किया, इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो जो उनको छोटी आने वाली नस्ल की रहनुमाई करनी चाहिए। गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियाँ इंसान अगर गलतियाँ नहीं करेगा तो वो इंसान नहीं है, वो तो फरिश्ता हो गया। फिर तो इस तरह से दूसरा मसला। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात यह है कि वो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि आज की जो हम नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, हमें बड़ी जल्दी है साहिब किताब होने की, और इस जल्दी में हम जितनी गलतियाँ करते हैं, मैं ये बात अपने पे भी ला दूँ क्योंकि मैंने अपने तारफ़ में अभी आपको बताया नहीं, अजान हो रही है, तो मैं अजान में थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आपको भी मेरे साथ रुकना होगा। जी मैम। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मेरा साथ दिया क्योंकि अज़ान हो रही थी और अज़ान में मुझे रुकना पड़ा और आप मेरे साथ रुके रहे, इसके लिए मैं दोबारा से आपका शुक्रगुजार हूँ। और प्रीतमा सेना मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को पसंद किया। और बिल्कुल मैम, सबको बड़ा होने की बहुत जल्दी है और इस बहुत जल्दी में हमने ज़ुबानों का नुकसान तो किया ही है, लेकिन अपना भी नुकसान किया है। मुझे कश्मीर के एक अदीब थे जिन्होंने एक बात लिखी थी, वो बात याद आ रही है कि बड़ों की कमी ने हमें बड़ा बना दिया। अब बड़े नहीं रहे हैं और उनकी कमी ने हमें बड़ा बना दिया है, क्योंकि हम तो बड़े हैं नहीं हैं। सूरज साहब पूछते हैं असर हाजिर की रिसर्च के बारे में
क्या ख्याल रखते हैं। मैं आपकी बात का पहले जवाब दे देता हूँ, अपनी बात को यहाँ रखता हूँ। ये कि असर हाज़िर की जो रिसर्च है, मैं मुकम्मल तौर पर तो ये नहीं कह सकता कि मैं उससे इत्फाक नहीं करता हूँ या उसका मेयार अच्छा नहीं है, या उस मुकम्मल तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका मेयार अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि असर हाज़िर में जो रिसर्च हो रही है उस रिसर्च का मेयार भी बदलना चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, और उन खामियों को दूर करना चाहिए। अगर हम इन खामियों को दूर नहीं करेंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। प्रतिमा सेना मैम, बहुत शुक्रिया। ये आपका बड़ापन है कि आप जो कह रहे हैं कि अजान के आपका रुकना अच्छा लगा, क्योंकि ख़ुद आप में बहुत ये इंसानियत है। रिसर्च के बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल इरफान भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि रिसर्च के बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। जी हाँ, ज़रूर। एम ए अंजुम साहब, इस पर भी ज़रूर बात होगी। तो मैं अभी वो उनका जवाब दे रहा था कि असर हाज़िर की रिसर्च के बारे में आपका क्या हाल। तो असर हाज़िर की रिसर्च से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक भी नहीं रखता हूँ और मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ भी नहीं करता हूँ। अब उसकी वजह क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं और बहुत सारी रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं नाम लेके बता सकता हूँ। एक तनवीर अहमद मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर है। मैं ज़्यादा तो आप उसके काम को देखिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सब्ज़ार नाम का एक लड़का है, आप उसका रिसर्च काम देखिएगा, बाखुदा दंग रह जाओगे कितने मेहनत किया और कैसा काम किया है। इसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे पास अच्छे रिसर्च स्कॉलर भी हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, और उन कमियों को हमें मुकम्मल तौर से दूर करना चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो मेरी बात यहाँ से शुरू यहाँ से हो गई थी कि एम ए अंजुम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि तदरीसी अमले पर एक नज़र। सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा और एक ही बात कहूँगा, वो ये है, जितना भी तदरीसी अमला है उसे अपने इस पेशे को ना अबादत समझना चाहिए। जब वो अपने इस पेशे को अबादत समझ लेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। और जब वो क्लासरूम में जाएं, खुदारा जब वो क्लासरूम में जाएं, तो ये सोचें कि जो इनके सामने बैठे हैं ये इनके बहन हैं, इनके भाई हैं, इनके बच्चे हैं। और जब वो ये सोच के क्लास में जाएगा कि मैं अपने बहन को, मैं अपने भाई को, अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह किसी को कोई शिकवा वाली तो बात ही नहीं है। हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग पैदा होंगे और हमारे स्टूडेंट ऐसी बुलंदियों पे पहुंचेंगे जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ उस्ताद को फ़र्ज शनास होना है, लेकिन तालिब इल्म को भी अदब नवाज होना है, तभी बात बनेगी। एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। लेकिन पहला काम जो है वो मैं यही समझूंगा कि एक उस्ताद को अपना फ़र्ज शनास होना है, उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, और उसको किस तरह से उसने बुरवकार लाना है, अमली तौर पर अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे उसका बर्ताव करना, वो ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को नवाज दिया है, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाज दिया है, उनको किसी घमंड, किसी गुरूर या किसी गलत फहमी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परवरदिगार का करम है। वरना बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो वो अगर चाहता है कि मेरे बच्चे भी अच्छा बने, तो वो अपने बच्चों को अच्छा बनाए। अपने बच्चों से मुराद अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बनाए, और जब अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। ये फितरत है, फितरत का निज़ाम है, इसको समझ के चलना पड़ेगा। तो दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि हम लोगों को बहुत जल्दी जो है, नई नस्ल जो है उसको साहिब किताब होने का बहुत जल्दी शौक़ है, तो उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। मेरी मुराद नई नस्ल से है। इसमें हमारे बहुत सारे आला पाए के फ़नकार हैं, हमारे महज़्ज़ज़ फन अदीब हैं। वो ये ना समझें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
उनका काम काबिल सताइश है, वो होना चाहिए। तेजिंदर सिंह, आपने कहा बड़ा अच्छा सवाल है कि नई नस्ल उर्दू की तरफ राग़िब नहीं हो रही है और वो ये कह रही है कि उर्दू से रोटी नहीं मिलती है, ये अंग्रेज़ी से रोटी मिलती है। तो उसको तेजिंदर साहब, मैं इस बात से बिल्कुल इत्फाक नहीं करता हूँ कि उर्दू से रोटी नहीं मिलती है। मैं मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट करता हूँ, मुकम्मल तौर पर इसको नकारता हूँ कि उर्दू से रोटी नहीं मिलती है। मैं आपको ज़िंदा मिसालें दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी उम्र है और छोटी सी उम्र का जो मेरा तजर्बा है वो बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने दूसरे मज़ामीन में, दूसरे सब्जेक्ट्स में किस्मत आजमाई की लेकिन नाकाम हुए, फिर वो उर्दू का दामन पकड़ा और आज अच्छी जगहों पे हैं। आप सुनिए, अब बताता चलूँ कैसे। बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट हुए, लॉ की जम्मू यूनिवर्सिटी से मैं जानता हूँ, जो मेरे हम जुल्फ थे, बहुत सारे लोग हैं। और भी लोग हैं सोसाइटी में जिनको जानता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हुए, किस्मत आजमाई की, कहीं कुछ ना बन सका, दोबारा से आए, उर्दू का दामन था पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी जगहों पे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ग्रेजुएशन उनकी जो है साइंस स्ट्रीम से है, मेडिकल रख के वो उनने ग्रेजुएशन की, आगे कहीं कुछ काम नहीं बन सका, उर्दू सीखी, आज अच्छी जगहों पे हैं। अच्छी जगहों मतलब कोई पटवारी है, कोई नायब तहसीलदार है। और आप ये भी सवाल आप करोगे कि अब तो वो नायब तहसीलदार और पटवारी की बात नहीं रही है। ऐसा नहीं है, बात सिर्फ एक है, आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हो, वो साइंस हो, वो आर्ट्स हो, वो कॉमर्स हो, वो कोई भी हो, उसके साथ आपका लगन कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है, आपकी ड्रीम्स, आपके जज्बात कितने जुड़े हुए हैं। अगर आप उसको नौकरी के लिए बना के जा रहे हो तो फिर आपको नौकरी ही मिलेगी, ज़बान नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप उसको उस लेवल पे समझने के लिए ज़बान के तौर पर समझोगे तो आपको नौकरी तो मिलनी है, लेकिन आपको एक ज़बान मिल जाएगी। और ज़बान जब आपको मिल जाएगी, ज़बान हासिल हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ी एक तहजीब आपके पास आ जाएगी। ये सोरे साहब सवाल कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सतह पर तैनाती में मौजूदा दौर में किस कदर शफाफियत नज़र आई। मुझे तो शफाफियत कश्मीर में दिखती नहीं है। ये कश्मीर की बात आप छोड़िए जनाब, बात फिर वही आती है कि बात निकल जाएगी तो दूर तलक जाएगी। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँगा और ना ही मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा और ना ही मैं मतलब आप अब एक तमाम यूनिवर्सिटियों को मद्देनज़र रखकर एक बात कर लीजिए कि यूनिवर्सिटियों के अंदर कहीं ना कहीं ये अस्ताज़ा के असामियों को पुर करते हुए कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। इसको हर फर्द जानता है और हम भी जानते हैं। अल्लाह करे कि आगे इसके आगे ऐसा ना हो। और दूसरी बात ये है कि आज के दौर में तीसरी जो बात मैं करना चाहता वो ये थे कि हम उर्दू वालों में भी एक चीज़ की कमी रहती है। आप कहेंगे कि भाई किस बात की कमी, तो हम में एक बात की रहती है कि हम लोग में बर्दाश्त का मादा कम होता है। अब ये बर्दाश्त का मादा क्या है? बर्दाश्त का मादा ये नहीं है आपने मुझे कुछ कह दिया और मैंने फ़ौरन उसका जवाब आपको दे दिया तो वो बर्दाश्त का मादा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ऐसे में होते ही हैं कि हम बहुत जल्दी खुद को एक मुकम्मल इंसान समझ बैठते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जो कुछ मुझे आता है यही सब कुछ है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये गलत बात है, क्योंकि इंसान जन्म से लेकर कब्र तक सीखता है और ये सीखने का एक जो सिलसिला शुरू रहता है और रहना भी चाहिए। अगर ये नहीं, ये थम गया तो सारी चीज़ें थम जाती हैं और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमें उस तरह से रहना चाहिए कि हमें अच्छी तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए, अच्छे असलाह को बर्दाश्त करना चाहिए और जहाँ हमारी गलतियाँ हों हमें उनको खुले दिल से
उनको सुनना चाहिए, उनको गौर व फिक्र करना चाहिए और उनको दुरुस्त करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि हमें जदीद दौर की जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जदीद दौर के जो हमारे लवाजमात हैं, जदीद दौर में जो चीज़ें हमें दरकार हैं, हमें उनसे जुड़ना होगा। अगर हम उनसे जुड़ेंगे नहीं तो हम पिछड़ते जाएंगे और ये एक ख़तरनाक बात होगी। और तीसरी चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में है उर्दू ज़बान को लेकर, या उर्दू ज़बान का असर हाज़िर में उर्दू ज़बान के मसाइल को लेकर, वो है ये कि उर्दू एक ज़बान है, ये कोई मज़हब नहीं है। आने वाली नस्लों को उर्दू से जोड़ने के लिए कोई एक तदबीर, सर ज़रूर इस पर भी बात करूँगा। मैं एक बात ये अपनी पूरी कर लूँ कि उर्दू क्या, मैं ये कह रहा था कि उर्दू एक ज़बान है, ये कोई मज़हब नहीं है। उर्दू ज़बान को किसी भी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई ये कहे कि ये हिंदू की ज़बान है, कोई ये कहे कि मुसलमानों की ज़बान है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जब इस ज़बान के पस मंज़र में जाते हैं तो इसमें सब लोगों की कुर्बानियाँ शामिल है। सब लोगों ने खून जिगर देकर इसको सींचा है। इसको हमें किसी तहजीब से नहीं जोड़ किसी मज़हब से नहीं जोड़ना है। ये एक ज़बान है और ज़बान की तरह से हमें इसे लेकर आगे चलना है। तो आने वाली नस्ल के लिए मैं एक जो मेरा पैगाम है वो ये है, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक मेरा पैगाम खासकर उन लोगों के लिए है जो उर्दू अदब से जुड़े हैं, यानी कि हमारे तुलबा हैं या हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या आने वाली नस्ल जो उर्दू में कुछ करना चाह रही है, उनके लिए है कि देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता दूं, वो ये है कि कामयाबी कोई हादसा नहीं होती कि आपने एक बार किया, हादसाती तौर पर आप कोई ऑफिसर बन गए और कामयाबी मिल गई। बिल्कुल नहीं, कामयाबी कोई हादसा नहीं है। ये बात आपको ज़हन-नशीन करनी है। ये मेरे उन भाइयों के लिए है, मेरे उन बच्चों के लिए है, मेरे उन तुलबा के लिए, मेरे उन स्कॉलर्स के लिए जो अभी उर्दू अदब में रिसर्च कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके ज़हन जो हैं वो डगमगा रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे। खालिद इब्रार एक आध शेर हो जाए तो मज़ा आ जाए। सर बात मज़े की नहीं है, उर्दू की बात की है तो शेर बनता ही है, जाहिर सी बात है। तो शेर, मुझे अल्लामा इकबाल का ही शेर याद आ रहा है कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। या फिर गालिब का वो कह लो कि परतुए हूर से शबनम को हुना की तालीम, मैं भी हूँ अनायत की एक नज़र होने तक। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे जो तुलबा हैं वो एक बात को अपने ज़हन में बढ़ा लें कि कामयाबी कोई हादसा नहीं है। इसके लिए, कामयाबी के लिए आपको मुस्तकिल मजाजी, सब्र व तहम्मुल, जदोजहद, मेहनत मेहनत और फिर मेहनत करनी है। और जब आप लोग ये तहैया कर लोगे कि नहीं, और एक अपना गोल सेट कर लोगे कि हमने वहाँ पहुँचना है, और ये चीज़ें आपके अपने हाथ में लेके चलोगे, आपके सामने रखेंगी, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। उर्दू के लिए मैं आपको ये ख़ास बात, उर्दू जो बच्चे लोग इंटरेस्टेड हैं उर्दू की बात बता दूँ। और एक बात जनरल ये क्या मैं आपको बता दूँ, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो चाहे वो मुकाम अता फरमाता है, और जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। लेकिन इंसान के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, वो इंसान को करनी चाहिए। और इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में पहली बात यह है कि इंसान के हाथ में मेहनत है, और इंसान को मेहनत की इंतहा कर देनी चाहिए।
मतलब अपनी तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई वो कमी नहीं छोड़नी चाहिए कि मेरी मेहनत में कुछ कमी रही, और मेहनत के बाद अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा नवाजता है, ये मेरा यकीन है। और दूसरी बात ये, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम सब के ज़हनों में एक ही बात है, और मैं अक्सर अपने तलबा को ये कहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरे तलबा हैं वो इस बात से वाकिफ़ है। मैं अक्सर उनको क्लास में भी ये कहता था और आज भी यही कहता हूँ, आप लोग अपने जहन में ना कभी किसी के लिए बुरा, कभी नेवर ज़िंदगी में ये कभी किसी के लिए बुरा ना सोचिए, और यही सोचिएगा कि मेरे हाथ से अच्छा होना चाहिए, और आपके साथ ऐसा अच्छा होगा यू कांट बिलीव, मतलब आप यकीन ही नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ऐसे असबाब, ऐसे रास्ते खोल देगा कि आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ पहुँच जाते हो। आप सिर्फ इतना करिए कि मेहनत करिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचिएगा, किसी के लिए गलत प्लानिंग नहीं करिएगा। लेकिन मुझे उन लोगों से बिल्कुल नफरत है, ये जो तवक्कल पे हमारा ईमान था और है और रहेगा, लेकिन इस तवक्कल ने हमें नकामा भी कर दिया। वो कैसे कि हम कोई काम बगैर कोई काम किए ये कर बैठ जाएं कि नहीं 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 भाई ठीक है, ठीक है हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा मिलना नहीं है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। वाह वाह क्या बात है इरफान भाई, बहुत खूबसूरत शेर कहा है आपने, कितनी भी तारीफ़ करूं कम है। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ अब तकदीर पे हाथ पे हाथ रख के दरे बैठ जाएं कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब इस शेर का माफहूम क्या हो सकता है, बड़ी लंबी बात है, मुख्तसर तौर पर इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है जो घर बार छोड़ कर जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में सिर्फ खुदा खुदा करते हैं, मतलब सिर्फ दुनिया को तर्क कर देते हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में लगा देते हैं, अल्लाह की इबादत में अपने आप को जम करते हैं। मुझे उनसे नहीं कुछ लेना है नहीं कुछ देना है। आखिर क्यों, वजह क्या है, अल्लामा इकबाल क्यों फरमाते हैं, अल्लामा इसके पीछे वजह क्या है, पस मंज़र क्या है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसलिए कहा, कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें जब अल्लाह पाक ने पैदा किया तो हमें नफ्स भी दिया, हमें दो काम करने हैं, हमें इबादत भी करनी है और अपने नफ्स के लिए हरकत अमल भी करना है, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं। अगर हम फरिश्ते नहीं हैं तो हमारे पे दो फ़राइज़ हैं। अब दूसरी तरीके से, अब दूसरी बात ये भी कह लीजिए कि एक हुकूकुल्लाह होते हैं, एक हुकूकुल अबाद होते हैं। अभी हुकूकुल अबाद है तो ये हुकूकुल अबाद पे ही यहाँ अल्लामा इकबाल जोर दे रहे हैं कि अगर हम एक ही हुकूकुल्लाह को अदा करने पे लग जाएं और हुकूकुल अबाद को भूल जाएं तो कहते हैं मुझे उन लोगों से लेना देना नहीं है। कि ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर आपने अपने घर में बूढ़ी माँ को घर में छोड़ दिया, बूढ़ी बहन को, नौजवान बहन को घर में छोड़ दिया, बूढ़े बाप को घर में छोड़ दिया और आप घर से निकल गए और जंगल में जाके आपने आबाद भी करने शुरू हो गए, कहते वो आबाद आपके काम की नहीं है। क्यों, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है, आपके वालिद को आपकी ज़रूरत है, आपकी जवान बहन को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, और आप तो एक फ़र्ज़ तो आप अंजाम दे रहे हो, दूसरे फ़र्ज़ को आप भूल रहे हो। तो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें दोनों चीज़ों को मुतवातर, दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चलना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक बकाए फ़रोग़ उर्दू, आपने बेहद काम की बात कहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया यहाँ पे बात करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि हमें दोनों काम करने हैं, हमें इंसान को अकल दी है ना, बेशक इंसान को अकल दी है, हमें आबाद भी करनी है और साथ साथ मेहनत भी करनी है। और जब तुम लोग मेहनत कर लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उर्दू के लिए ये नई नस्ल उर्दू से ज़रा भी मायूस ना हो, ये एक ऐसी ज़बान है,
मैंने शुरू में कहा कि ये एक ज़बान नहीं है, ये एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है उर्दू की के लिए, उर्दू के मुस्तकबिल जो बिल्कुल रोशन है। अब मुझे कैसे रोशन है? ये अतार जुड़ा हर ज़ुबानों के साथ आए हैं, आते रहेंगे और होते रहेंगे। अगर इस उर्दू ज़ुबान ने मरना होता तो आज से 50 साल पहले मर गई होती। बिल्कुल नहीं मरने वाली ये ज़ुबान। इस ज़बान में इस ज़बान की बड़ी वजह क्या है कि क्यों नहीं मरने वाली? ये ज़बान होने के साथ साथ इसको हम राब्ते की ज़बान कहते हैं। और राब्ते की ज़बान क्या है? कौन सी ज़बान होती है और राब्ते की ज़बान क्या होती है? मैं जैसे आपको मुख्तसर बता दूं, रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू के अलावा बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। मसलन डोगरी, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, बाल्ती, बलेसी, भद्रवाई और ना जाने कितनी, कश्मीरी और ना जाने कितनी ज़बानें। लेकिन किसी भी ज़बान को राब्ते की ज़बान का मकाम हासिल नहीं है। हम किसी की ज़बान को राब्ते की ज़बान नहीं कहते। क्यों? कश्मीरी है, एक मखसूस हिस्से में कश्मीरी बोली जा रही है, तो कश्मीर का कश्मीरी जब जम्मू आएगा तो वो कश्मीरी में बात करेगा तो यहाँ का डोगरा नहीं समझेगा। लेकिन वो उर्दू में बात करेगा तो यहाँ का डोगरा समझेगा, उसको सुनेगा। इसी तरह से पुंछ से कोई आएगा, डोडा से कोई आएगा, किश्तवाड़ से, बदवा से आएगा, तो वो अगर अपनी ज़बान या अपनी बोली में बात करेगा तो उसकी बात कोई नहीं समझेगा। लेकिन अगर वो उर्दू में बात करेगा तो उसकी बात यहाँ सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी। इसी तरह से जम्मू का डोगरा अगर कश्मीर में चला जाए, वो जाकर डोगरी करे तो कश्मीरी नहीं समझेगा। लेकिन अगर जब वो उर्दू में बात करेगा तो वहाँ का कश्मीरी भी बआसानी से समझेगा। और ये मामला सिर्फ यहीं पे नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिएगा। आप साउथ इंडिया में जाइएगा, वहाँ तो आपको या तो इंग्लिश मिलेगी या उर्दू मिलेगा। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने हिंदुस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, पूरे इंसान को जोड़ कर रखा है। और ये ज़बान ख़त्म होने वाली नहीं है। और इस ज़बान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जहाँ तक रही रोज़गार की बात, मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में बहुत बार महसूस की है, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, साझी करना चाहूँगा, कि उर्दू के जो बच्चे होते हैं ना, उर्दू के स्कॉलर होते हैं, उर्दू के स्टूडेंट्स होते हैं, ये पता नहीं ना जाने क्या बात है, ये हर वक्त इनमें ना एक डरे सहमे से रहते हैं। और इनमें एक वो रहता है कि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। आखिर क्या वजह है? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको साइंस नहीं आती है, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है, अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है, अगर आपको ज़ूलॉजी और बॉटनी नहीं आती है, तो इसका क्या मतलब है? आप नालायक हो, आपको कुछ आता नहीं है, आप काबिल नहीं हो। क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि जिन लोगों को साइंस आती है, जिन लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, दूसरे सब्जेक्ट, क्या उनको अल्लामा इकबाल के शेर की समझ आती है? कभी पूछ लीजिए गालिब के दीवान के पहली गज़ल का पहला शेर कि भैया इसका मतलब बता दो। तो अगर वो मतलब बता देते हैं तो इसका मतलब वो आपसे ठीक है, आप उनसे सुपीरियर वो अच्छा जानते हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो क्या है भाई? अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आ रही है तो इसका क्या मतलब है? आप नालायक नहीं है। उनको भी अल्लामा इकबाल, गालिब मीर समझ नहीं आ रहा है। और आज की तारीख में भी सरकारी नौकरियों में और गैर सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा अगर मौके किसी को मिलते हैं तो वो उर्दू वालों को। उर्दू सहाफ़त में आप चले जाइए, और गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें चले जाइए। तो मैं नई नस्ल को कहूँगा कि आपने इससे मायूस नहीं होना है। ये एक बहुत बड़ी ज़बान है, आप इसमें लिखते रहिए और आप पढ़ते रहिए, इस ज़बान को बोलते रहिए। ये हमारी तहज़ीब है, आप सबकी तहज़ीब है, और हमारी एक दूसरे के साथ इसको हमने इस कारवां को लेकर आगे बढ़ना है। आखिर में मैं एक बार फिर से ये तहरीक बकाए उर्दू का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे वक्त दिया कि मैं आपके रूबरू हो सका। इस दौरान, गुफ्तगू के दौरान अगर कोई लर्ज़श होगी तो तमाम सामीन से गुजारिश है कि वो माफ़ फरमाएंगे। और मैं इस उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।